आइए ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर के बढ़िया क्वेश्चन पर आज डिस्कस करते हैं। और ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर कोई भी मैग्नेट है, इफ मैग्नेट इज कट इन 2 इक्वल पार्ट्स बाय कटिंग इट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। कोई भी मैग्नेट को 2 पार्ट में काटा गया, कैसे? बाय कटिंग इट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए कि सपोज यही मैग्नेट है, हालांकि इतना बड़ा नहीं होता है ना, समझाने के लिए ले रहे हैं। तो अगर इसको ऐसे काटा जाए परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है, और पहले तो सिंगल पार्ट जो है इसी को ऑसिलेट कराया जा रहा है ना। मैग्नेट इज कट इन 2 इक्वल पार्ट्स बाय कटिंग इट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट इफ टाइम पीरियड ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट इज टी। ओरिजिनल मैग्नेट का जो टाइम पीरियड है ये कितना है? टी है। ओरिजिनल मैग्नेट का, ये जो बड़ा वाला मैग्नेट है, इसका टाइम पीरियड क्या है? टी है। तो सबसे पहले तो ये जो टी है ओरिजिनल मैग्नेट का, तो टाइम पीरियड इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया। ओरिजिनल मैग्नेट का टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी, ये ओरिजिनल मैग्नेट का। उसके बाद 2 पार्ट में जब इसको काटेंगे, ऐसे काटेंगे, तो इसका जो एक पार्ट होगा ये छोटा पार्ट होगा। मान लो कि पहले ये आपका लेंथ L था, तो अब ये कितना हो जाएगा? L अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो अब यहाँ पर देखो, इसमें 2 पार्ट में जो है इस तरह से काट दिया गया, तो ये अगर L है तो ये लेंथ कितना हो गया? L/2 हो गया, ठीक है। और टाइम पीरियड इसका जो है ईच पार्ट का, अब आइए टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट, टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट। एक पार्ट, ये छोटा पार्ट होगा, छोटू पार्ट T1 मान लेते हैं, जो कि निकालना है 2 पाई रूट अंडर, और I का स्थान पर I1 मान लेते हैं, M के स्थान पर M1 मान लेते हैं, और B तो सेम है, मतलब फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं है, फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये मान लीजिए इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। ये T है और ये T1 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये बताओ कि जब इस तरह से काटेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा? इस तरह से काटेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा? आधा हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आधा होगा। तो कहने का मतलब M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M/2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पर देखिए साहब, ऑप्शन हम हटा देते हैं। यहाँ देखिए, दोनों को डिवाइड करते हैं, किसको किसको? T और T1 को। T और T1 को डिवाइड किया, 2 पाई कैंसिल हुआ, रूट अंडर I अपॉन एम बी, और ये ऊपर जाके पलट जाएगा, तो M1B अपॉन, बोलते चलिए आप लोग भी, M1B अपॉन, तो B कट गया, रूट अंडर I अपॉन I1, और उसके बाद M1 अपॉन M। बोलो कोई दिक्कत है? तो T अपॉन T1, और T कितना है बाद में बैठा देंगे, T तो T ही है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो T के टर्म में ही आंसर आपको निकलेगा। अगर मान लो T का वैल्यू दिया रहता 4 सेकेंड 6 सेकेंड कुछ भी, तो ये हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते, लेकिन यह दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3, और ये मेन इक्वेशन है, और M1 और M के बीच तो रिलेशन निकल गया। और एक जो दूसरा मेन रिलेशन इसमें है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। किसका रिलेशन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये जो बड़ा वाला मैग्नेट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान रहे हैं, ठीक है। आखिर I होगा कितना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी, ये आपका बार मैग्नेट है साहब, ये क्या है? बार मैग्नेट है, और स्टडी हम लोग को बार मैग्नेट के लिए करना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये ऑसिलेट किया जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लेना है। देखिए इस एक्सिस के अबाउट, तो ये बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml² अपॉन
12 होता है, ml²/12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग पढ़ चुके हैं, ml²/12। तो इसके बदले अब यहाँ पर देखो m को भी थोड़ा सा परहेज से रखिए, इसको w मान लेते हैं, l²/12। ऐसा इसलिए मान रहे हैं w ताकि m यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का भी इंडिकेशन है साहब। अगर कहीं कटा दिए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मास के लिए होता है तो इसको w मान लेते हैं हम लोग। w क्या है यहाँ पर साहब, मास के लिए है, इसलिए बोलते हैं कि इंडिकेशन जो है वह कोलाइड होता रहता है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सावधान रहने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंडिकेशन कोलाइड होता रहता है। तो यहाँ पर WL²/12 I। अच्छा, अब ये बता सकते हो कि I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये छोटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में, पहले तो W, ये तो ठीक है, और L के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब, L/2 का स्क्वायर, और उसके बाद नीचे क्या, अब यहाँ देखो एक तो W जो है ये भी आधा होगा, W भी तो आधा होगा ना, W/2, और L/2 का स्क्वायर, ये जो छोटा देख रहे हो ये, आखिर इसका मान लो 10 kg मास था तो ये इसका आधा हो गया 5 kg, तो W/2 L/2 का स्क्वायर और नीचे 12, तो कितना हो गया साहब, जरा ये देखो तो अब कितना हो गया, WL² कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 × 12। बात समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताओ, क्लियर है? ये बोलो क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए तो I/I1 का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन लिख लिया ना आप लोग। I/I1 का वैल्यू, I/I1 कितना हो गया, जरा देखो तो साहब, I कितना है, WL²/12। I1 आपके पास ये है, ये ऊपर भेज दीजिए, 8 × 12 और नीचे WL², ये गया ये गया ये गया, बचा 8। तो I/I1 कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर जो मेन इक्वेशन था देखो, I/I1 चाहिए और M1/M चाहिए, इससे जो है टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही I/I1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, आइए इधर कर लेते हैं, क्वेश्चन तो लिख लिया ना आप लोग, ठीक बात है। आइए तो यहाँ जो आपका तीसरा फॉर्मूला ये देखिए, फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 में आ जाइए, और क्या है आपके पास, T/T1, देखिए T/T1 रूट अंडर I/I1, बोलो साहब I/I1 कितना, 8 है। उसके बाद यहाँ देखो M1/M, यहाँ से देख लीजिए M1/M 1/2 है, M1/M कितना है, 1/2 है, तो ये 4 हो गया, रूट अंडर 4 मतलब 2, आंसर आपको मिल गया। T1 = कितना आ गया, T/2, T1 = कितना आया, T/2, यही ना आया, देख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, T1 = T/2, ये आपको आंसर मिल गया। ये बोलो क्लियर हुआ या नहीं? और इसको ऑब्जेक्टिव में ऐसे याद रखिएगा कि I1 जो है कितना आया, I/8, I1 = I/8, तो I/2 पार्ट में जैसे इसको काटे हैं ना, तो ये 2 का क्यूब हुआ है ना, 2 का क्यूब, तो I/n का क्यूब, जितना पार्ट में काटेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, नीचे यहाँ पर n³ हो जाएगा, 2 पार्ट में काटा तो 2³ 1/I/2³, 3 पार्ट में काटेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/3 to the power cube, 3 पर 3 पावर, 3 पर 3 पावर,
तो 3 तिया 9 तिया 27वां भाग हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पार्ट में काटते हैं तो 2 का क्यूब 8वां भाग होता है, और अगर 3 पार्ट में काटेंगे तो फिर 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब 27वां भाग हो जाएगा। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हो गया? तो ऑप्शन आपके पास है, देख लो कौन सा ऑप्शन था। T1 इक्वल टू T/2, कौन सा ऑप्शन था? तो अभी हम कैसे काटे थे मैग्नेट को? कैसे काटे थे? ऐसे काटे, है ना? और अब काटेंगे ऐसे, तो देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसे काटे तो क्या हुआ, समझ में आ गया ना? ऐसे काटे तो टाइम पीरियड क्या हुआ इस पार्ट का? ऐसे काटे तो टाइम पीरियड क्या हुआ? आधा हो गया टाइम पीरियड। ऐसे काटे तो टाइम पीरियड आधा हो गया। ठीक है, बोलो बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, जैसे ये 2 पार्ट में काटे, और अगर इस तरह से 3 पार्ट में काटेंगे तो टाइम पीरियड जो है T/2 हुआ ना, T/3 हो जाएगा। 3 पार्ट में काटेंगे तो टाइम पीरियड T/3 हो जाएगा, है ना? याद रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और इसके बाद अब ऐसे काटेंगे, पहले इसको लिख लीजिए फिर बात करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है मैग्नेट इज कट इन 2 इक्वल पार्ट्स बाय कटिंग इट पैरेलल टू इट्स लेंथ। जैसे मैग्नेट है, अब इसको लेंथ के पैरेलल मतलब ऐसे काटा गया, लेंथ L है और काटा गया ऐसे, तो यह जो है पतला पतला 2 मैग्नेट बनेगा ना। ठीक है, पतला पतला 2 मैग्नेट बनेगा, तो इसका ईच पार्ट ये है। और ये कह रहा है व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट। इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। इफ टाइम पीरियड ऑफ 1 पार्ट इज 4 सेकेंड इन द सेम फील्ड, इन टाइम पीरियड ऑफ 1 पार्ट का मतलब यहाँ पर ये ओरिजिनल पार्ट से है, ये किस, ये जो है ओरिजिनल पार्ट से है। ठीक है, जब वो 1 पार्ट में था मतलब ओरिजिनल मैग्नेट, तो टाइम पीरियड इसका जो है कितना था, 4 सेकेंड था। तो देखो इसमें एक को हम शुरू वाला T1 मान लेते हैं, 2 पाई रूट अंडर I1 अपॉन M1 और B, और यह है आपके पास 4 सेकेंड। T1 जो है ये 4 सेकेंड है। पहले इसको बनाने का तरीका हम लोग सीख लें, फिर इसका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव डीलिंग भी होगा कि डायरेक्ट इसको आपको कैसे करना है। ठीक है, बिना बनाए हुए भी ये आपका सॉल्व होगा, लेकिन पहले वो ऑब्जेक्टिव टिप्स होगा, पहले आप इसको बनाने का तरीका सीखें। तो यहाँ पर ये 4 सेकेंड है। फिर यहाँ पर देखो इच पार्ट की बात करें, इसके लिए किसका, इच पार्ट का, तो क्या होगा देखो, टाइम पीरियड ऑफ इच पार्ट, टाइम पीरियड ऑफ इच पार्ट। तो यहाँ पर T2 इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर I2 मान लें, M2 और B मान लें। अब यहाँ देखो साहब, उसी तरह से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, पहले तो इसको डिवाइड कर दिया जाए, 4/T2, 2 पाई ख़त्म हो गया साहब, I1 अपॉन M1B, और दूसरा यहाँ पर M2B अपॉन I2, तो B कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो मिला I1 अपॉन I2 और दूसरा M2 अपॉन M1। इसको मान लेते हैं कुछ भी इक्वेशन 3, मेन इक्वेशन ये आपके पास है, अब इसी में आपको पुट करना है। आई बात समझ में? ये आपके पास मेन इक्वेशन है, I1 अपॉन I2 चाहिए और M2 अपॉन M1 चाहिए। क्या चाहिए? I1 अपॉन I2 चाहिए और M2 अपॉन M1 चाहिए। तो यहाँ देखो 4/T2 और यहाँ देखो, अब ऐसा करें, पहले हम लोग निकाल लेते हैं I1 अपॉन I2 का वैल्यू। अब ये बताओ I1 इसमें कितना होगा, ओरिजिनल मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया WL² अपॉन 12, यही ना। अब I2 बताएं इसका, फिर इस एक्सिस में
देखो जब ऐसे काटा जाएगा लेंथ तो वही रहेगा, मास आधा हो जाएगा, तो मास के स्थान पर I2 के स्थान पर W/2 हो गया, लेंथ वही रहेगा, यहाँ पर ये W 12 हो गया, तो I1/I2 कितना हो जाएगा साहब? देखिए I1/I2 इधर लिख दें। अब यहाँ देखिए साहब, I1/I2 तब WL²/12 और ये ऊपर जाएगा 2 × 12 और नीचे WL², ये तो कट 12 भी कट हो गया, I1/I2 कितना हो गया? 2 हो गया। आई बात समझ में? और जब इस तरह से काटते हैं, ये तो आपको पहले ही पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आधा होता है ना, या नहीं होता है? क्योंकि आपको जैसे ये +M -M है, जब इस तरह से काटते हैं लेंथ तो समान रहता है, पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाता है जनाब। पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? तो पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? हाफ हो गया। तो यहाँ दोनों का वैल्यू आपको पता चल गया, M2/M1 1/2, I1/I2 2। इक्वेशन 3 जो आपके पास है, अब इसमें पुट करिए √अंडर I1/I2 कितना जनाब? 2, M2/M1 कितना? 1/2, कट गया, मैदान साफ। तो 4/T बराबर 1, तो T बराबर 4 सेकेंड। तो कहने का मतलब वही रह गया टाइम पीरियड। क्या रह गया? वही रह गया, सेम रह गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव टिप्स याद रखिएगा कि अगर इस तरह से पैरेलल टू इट्स लेंथ मैग्नेट को काटते हैं तो टाइम पीरियड जो है रिमेन सेम होगा, इसमें कोई परिवर्तन, टाइम पीरियड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आया? ऐसे काटेंगे तो टाइम पीरियड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 पार्ट में भी काटेंगे तो नहीं होगा, फिर उसके बाद और अगर 4 पार्ट में भी काट दिए तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ऐसे काटेंगे तो चेंज होगा। ये बात समझ में आया? तो इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद एक और बढ़िया क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल मैग्नेट आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। जैसा देख रहे हैं 2 मैग्नेट को ऐसे रखा गया है और ये एंगल 120 डिग्री है। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ देयर कॉम्बिनेशन? मतलब इस कॉम्बिनेशन को ऑसिलेट कराया जा रहा है, ऐसे रख करके मैग्नेट को इस टाइप से ऑसिलेट कराया जा रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इफ दे आर सस्पेंडेड फॉर अ पॉइंट O। ये कोई भी पॉइंट O है जिससे कि सस्पेंडेड है। टाइम पीरियड ऑफ ईच मैग्नेट इज 4 सेकेंड। एक मैग्नेट को अगर ऑसिलेट कराया जाता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 4 सेकेंड। अकेला तो साहब फॉर ईच मैग्नेट बताइए तो क्या फॉर्मूला होगा ईच मैग्नेट के लिए? टाइम पीरियड का फॉर्मूला ईच मैग्नेट के लिए 2π√अंडर I/MB, यही ना? ये ईच मैग्नेट के लिए, अकेला मैग्नेट के लिए टाइम पीरियड है। चलो मान लेते हैं इसको T1, I1, M1, B तो सेम है, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। ठीक है, तो B सेम है, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। और यह है कितना? क्वेश्चन कितना करा? ईच मैग्नेट का टाइम पीरियड कितना है? 4 सेकंड है। 4 सेकंड ले लें। चलिए ये मान लीजिए फर्स्ट। अब इसके बाद इसके लिए सिस्टम के लिए, तो सिस्टम के लिए जो है मान लेते हैं टाइम पीरियड कितना? T2 मान लेते हैं सिस्टम के लिए 2π√अंडर। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सिस्टम का, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर जैसा बिहेव करेगा। एक का मान लो I1 है तो पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा? 2I1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? और इसका M1 है। अब सिस्टम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये निकालना होगा। सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं कि Mr है। क्या मान लेते हैं? बात समझ में आया या नहीं आया?
I1 है इसका और सिस्टम का, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का I1 मान रहे हैं, तो फिर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर जैसा बिहेव करेगा तो 2I1 हो जाएगा, या I1 प्लस I1 जो कह लीजिए, I1 प्लस I1 2। और यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये रिजल्टेंट वाला होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर रिजल्टेंट वाला होगा, कोई दिक्कत इसमें? तो ये मान लीजिए आप इक्वेशन 2, कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ देखो, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट का क्या डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, यहाँ भी साउथ से नॉर्थ, तो एंगल 120 लेना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ये बताइए, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, बोलो तो साहब, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट MR कैसे निकालेंगे, रूट अंडर M1 स्क्वायर, दूसरे का भी M1 स्क्वायर है ना, या M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर 2M1 M2 cos, तो ये M1 फिर M1 हो जाएगा, नहीं आइडेंटिकल है, क्वेश्चन कर आइडेंटिकल, मैं नहीं कर रहा हूँ। और cos कितना 120, तो साहब जरा देखिए, ये 2M1 स्क्वायर 2M1 स्क्वायर cos 120 माइनस हाफ, यह हो गया साफ, तो 2M1 स्क्वायर में M1 स्क्वायर घट गया, बचा कितना M1 स्क्वायर का रूट कितना हो गया साहब, M हो गया, तो ये जो है M के बराबर हो गया, यहाँ लिख देते हैं ऊपर ताकि कुछ कट रहा हो। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया साहब, M हो गया, बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लेना है, क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लेना है, तो फिर आपका टारगेट आ जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ठीक बात है। तो देखिए अब साहब, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1 में 2 को डिवाइड करिए, T1/T2, T1 कितना है, बैठा दें 4, चलो ठीक बात है, बोलते चलिए आप लोग, 2π कटा, रूट अंडर बोलते चलना है, I1/M1 भी, जो नहीं बोलेगा तो वही बात, ठीक है, बोलते चलो, है ना, MR भी, और नीचे क्या 2I1 कट, B भी कैंसिल, अब MR निकाले हुए हम लोग M पुट कर दें, MR को M पुट कर दें, मतलब M1 ना, जैसे पुट कर देंगे फिर तो आंसर ही आ जाएगा यार, नहीं आ जाएगा, जैसे MR का M1 पुट कर दिए, बाकी ये 2 है अपने जगह पर, ये कट हो गया, देख लो, तो T2 इक्वल टू कितना है, 4√2 हो गया आंसर, T2 इक्वल टू 4√2, बोलो कोई दिक्कत है साहब, M1 कट हो गया, T2 इधर लाओ, √2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आई बात समझ में? तो इसको लिख लीजिए, और फिर इसी क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं अब इसको ऐसे कर दिया गया, इस मैग्नेट को बस ऐसे कर दिया गया, तो क्या करना होगा, क्या इसका आंसर होगा, अब ऐसे हो गया मैग्नेट 90, तो इसके लिए क्या आंसर होगा, देखिए ये तो पहले समझ गए कि T2 जो है ये 4√2 सेकेंड हुआ, ठीक है। अब इसमें मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप इस दोनों मैग्नेट को इस तरह से रखा जाए 90 के एंगल पर, बाकी साउथ इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी तरफ साउथ नॉर्थ लीजिए, इससे कोई लेना देना इसमें नहीं होगा। तो एंगल जैसे ही 90 हो गया साहब, तो अब यहाँ देखिए फ़र्क आपको कहाँ पर आ जाएगा, क्वेश्चन मेरा फिर वही है कि T2 क्या होगा, क्वेश्चन मेरा वही है, सिर्फ हमने फिगर चेंज किया। अब देखिए क्वेश्चन में चेंज कहाँ पर आ जाएगा आपका, तो ये पार्ट चेंज होगा, यहाँ cos 90 हो जाएगा, cos 90 कर देंगे, तो cos 90 कितना हो जाएगा साहब, ये मैदान साफ हो जाएगा। तो MR जो इसमें होगा, इसमें जो MR होगा कितना होगा साहब, देखो तो जरा MR कितने के बराबर होगा, ये देखो ये पार्ट साफ हो गया, तो M1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर, इसका मतलब M1√2 हो गया ना। अब यहाँ पर जो हम लोग निकाले हैं डिवाइड करके, जरा देखिए डिवाइड करके जो निकालेंगे 4/,
T2, ये 4 है नीचे T2, 2 पाई कैंसिल, रूट अंडर क्या निकाले थे वहाँ से भी ले सकते हो, I1 अपॉन M1B और MRB अपॉन 2I1, तो I1 गया, B भी कैंसिल, तो MR, अब यहाँ पर देखो MR के स्थान पर कितना हो गया साहब, M1√2, यही ना पुट करेंगे, तो 4/T2, MR के स्थान पर कितना हो गया, M1√2, बाकी M1 अपने जगह पर, M1 आपका कैंसिल हो गया, M1 जो आपका कैंसिल हो गया, तो 4/T2। अब यहाँ देखो एक तो √2 है, √2 का मतलब 2 पर पावर हाफ, नीचे 2 आएगा नहीं, अच्छा ठीक बात, इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पर जो है ये 2 है, तो जो है √1/, अब यहाँ देखो ये √2 है ना, M1√2 मिला लो, I1 अपॉन M1B, और ये MR के स्थान पर कितना था, MR के स्थान पर कितना M1√2, तो MR के स्थान पर M1√2, तो यहाँ ठीक तो है, कहाँ दिक्कत है, और नीचे जो है, नीचे भी 2 है, एक 2 आपका नीचे भी है, ठीक है, तो मिला लीजिए अब, ठीक है। अब यहाँ देखो MR के स्थान पर M1√2 और इसके स्थान पर एक √2, यहाँ पर 2 और आ गया, ठीक है, अब मिला लो, तो क्या बचा आपका, √2 और नीचे यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा, नीचे √2 हो जाएगा, क्लियर है ना। फिर से समझ लो एक बार, MR = M1√2, तो MR के स्थान पर M1√2 रखा, ठीक है, नीचे M1 अपने जगह पर, ये 2 भी अपने जगह पर है, I1 कट हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया साहब बताओ। अब यहाँ देखो नीचे जो है 2 पर पावर हाफ है और उसके बाद रूट भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1/4 हो जाएगा, तो 4/T2, 4/T2 = इतना, तो T2 = कितना, 4 × 2 to the power 1/4 सेकेंड लगा दीजिए, चूंकि ये टाइम पीरियड है, दिस इज योर आंसर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, तो इसमें फ़र्क कहाँ पर आया, फ़र्क आया आपका जो कॉस 120 लिखे थे यहाँ पर 90 हो जाएगा, और इधर वाला ये मैदान साफ हो गया, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज आया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट MR कितने के बराबर हो गया साहब, M1√2 के बराबर हो गया कि नहीं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट M1√2 के बराबर हो गया। बोलो अब ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, देखो जैसे टाइम पीरियड 2 π√I/MB है, ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड के साथ जो रिलेशन होगा इसका T1 अपॉन T2, I और M अगर कांस्टेंट हो तो B के साथ उल्टा रिलेशन, मतलब √अंडर क्या हो जाएगा, B2 अपॉन B1। ये बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। B को बढ़ा दिया जाए, नीचे ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा, रूट में है लेकिन नीचे है, B को बढ़ाया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। B को बढ़ाएंगे, टाइम पीरियड घटने का मतलब फास्ट ऑसिलेशन, टाइम पीरियड घटने का मतलब होता है फास्ट ऑसिलेशन। आई बात समझ में, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। अब इसी में जो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन होगा, डायरेक्ट आप इससे भी कर सकते हैं या फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ले लीजिए, 1/2 π √MB अपॉन I, तो N और B के साथ डायरेक्टली का रिलेशन है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा साहब, बढ़ जाएगा, काफ़ी फास्ट ऑसिलेशन। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, पहले धीरे धीरे था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए, बस ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में। और इसका रिलेशन रेशियो फॉर्म में N1 अपॉन N2 √B1 अपॉन B2, है ना। अच्छा मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड को सपोज 4 गुना कर दिया गया,
4 गुना कर दिया गया, फ्रीक्वेंसी कितना गुना बढ़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड को 4 गुना कर दिया गया तो फ्रीक्वेंसी कितना गुना बढ़ेगा? देखो 2 आ गया यहाँ पर, तो N1 अपॉन N2 इक्वल टू कितना? 2, तो N2 इक्वल टू 2N1। 4 गुना फील्ड को कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी 2 गुना बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा करके अगर 9 गुना कर दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा करके 9 गुना कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बोलो सब, हम गप कर लें, बाद में अब छोड़ ही रहे हैं क्लास, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा करके जो है 9 गुना कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, है ना? फ्रीक्वेंसी 3 गुना। मैग्नेटिक फील्ड 9 गुना तो फ्रीक्वेंसी 3 गुना। मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना, 2 गुना। मैग्नेटिक फील्ड 16 गुना, 4 गुना। मैग्नेटिक फील्ड कितना? 64 गुना, 8 गुना। रूट कर देना है उतना गुना, याद रहेगा वो ऑब्जेक्टिव में, सीधा डायरेक्ट रूट कर देना, इतना निकालने का कहीं कोई झंझट नहीं है। तब उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ठीक है, फिर आज इतना ही। मैं हूं RK जय सर, हमारा चैनल छोटा सा इनोवेशन एकेडमी, और फ़ायदा हो रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।